Hello students, how are you all? I hope you all are fine at your homes. Now welcome to the third video lecture of Standard 9 Chapter 5 Fundamental Unit of Life. Okay, this is the chapter of biology. Now today's topic is cell organelles. जैसे कि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल किडनी, लीवर, हार्ट एक्सेट्रा, ऐसे ही सेम एज इट इज सेल के भी अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल ऑर्गेनल में आप लोगों को डेफिनेशन समझाती हूँ. लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डिफाइनाइट शेप, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जिसके अलग अलग शेप है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग फंक्शन है. हर ऑर्गेनल्स का अलग अलग फंक्शन. तो ऐसे ऑर्गेनल्स को क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनल्स. नाउ आप लोगों की बॉडी ऐसे तो बहुत सारे ऑलमोस्ट 10 सेल ऑर्गेनल्स है, बट आप लोगों की बुक में 6 सेल ऑर्गेनल्स को डिस्क्राइब किया हुआ है. फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, second is Golgi apparatus, third is rhizosome, fourth is mitochondria, fifth plastid and sixth vacuoles. हर ऑर्गेनल्स को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते जाएंगे. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? It is the network of membrane present in cytoplasm. These are present in eukaryotic cell. Okay? Network of membrane. Network of membrane जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का सेल है, और सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस से अटैच होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नेटवर्क जैसा. मेम्ब्रेन, ये पूरा मेम्ब्रेनस होता है और नेटवर्क जैसा होता है. ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके? और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के. फर्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ अब उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड व्हाट इज rough endoplasmic reticulum. Now what is smooth endoplasmic reticulum? It is made up of tubules. It helps in manufacture of fat molecule, steroid, lipids, etc. It is made up of tubules. It means you can see in this picture, these are the structure like tubules. It is made up of tubules. वो tubules से बना हुआ होता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. एंड इट हेल्प्स, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करना, स्टेरॉइड को मैन्युफैक्चर करना एंड लिपिड्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करना. बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता. राइबोसोम्स आर एब्सेंट. राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स बहुत जगह पे आप लोगों को वर्ड रिपीट होगा. राइबोसोम्स हेल्प सेल्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके? तो राइबोसोम्स यहाँ पे एब्सेंट होगा, इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर होगा? फैट मॉलिक्यूल, स्टेरॉइड एंड लिपिड्स. बट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ पे छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो इसका क्या काम क्या होगा? वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स. वहां छोटे छोटे वेसिकल्स से बना. वेसिकल्स मींस इट इज वन टाइप ऑफ वेसल. इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन. वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर में काम आता है. व्हाई इट इज हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन? बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऐसे छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स. आई होप आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ओके, तो हम वन बाय वन उसका फंक्शन देखते जाएंगे. ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से ऐसे अटैच होता है. ओके? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? कोई भी मटेरियल हो उसको साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक पहुंचाने का काम करता है. तो वो कोई भी मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक पहुंचाना हो तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो जाता है. सेकेंड, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज. हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो कहाँ होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. थर्ड, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? मैन्युफैक्चर करता है. किसको मैन्युफैक्चर करता है? फैट्स को, स्टेरॉइड को एंड कोलेस्ट्रॉल को. बट अगर वहां पे
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, मतलब वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट। हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं, फॉरेन मटेरियल जो बॉडी में आता है उसको रिमूव करना, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मोस्टली ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो कौन करता है? SER। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SER? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जहां राइबोसोम्स नहीं होता, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जहां राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। नाउ एक और वर्ड आप लोगों की बुक में दिया है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि जब भी कोई लिपिड या प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसिस होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लिपिड सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो यहाँ से जाएगा कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, और वो वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्डअप करेगा। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादातर किससे बनी हुई थी? लिपिड एंड प्रोटीन से। तो वो बनता कहाँ है? लिपिड एंड प्रोटीन बनता कहाँ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वो यहाँ से बनती यहाँ जाएगा और इसको बिल्डअप करेगा। तो ये जब मेम्ब्रेन बनता है तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ओके, now students, our next organelle is Golgi apparatus. Now what is Golgi apparatus? It is a system of tubules and membrane bound vesicle arranged parallel to each other in stacks called cisterns. Okay, it is the one type of cistern in which tubules and membrane bound vesicles, जो membrane bound vesicles होते हैं, वो tubules होते हैं, वो एक दूसरे से parallelly arrange होते हैं like a stacks। जैसे कि वन बाय वन जैसे हम बुक्स अरेंज करते, वैसे वो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स ऐसे साथ में अरेंज होते पैरेलल टू ईच अदर। तो उसको, और जो स्टेक्स की तरह जो अरेंज होते हैं उसको हम बोलेंगे सिस्टर्न्स। ओके, तो गोल्गी apparatus से वो किसने नाम दिया था? ओके, तो इट इज नेम्ड बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट। इट इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द साइंटिस्ट नेम कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी करके एक साइंटिस्ट था, उसने ये ऑर्गेनेल का नाम दिया था गोल्गी apparatus। उसने अपने खुद के नाम से वो ऑर्गेनेल का नाम दिया था गोल्गी apparatus। नाउ जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये फिगर मैंने ड्रॉ की है गोल्गी apparatus की, यहाँ पे क्या होगा? जैसे कि ये बुक्स की तरह ऐसे पैरेलली अरेंज है वेसिकल्स। ये क्या है? वेसिकल्स। यहाँ पे मैंने नाम दे दिए वेसिकल्स। और ये जो बाहर निकला हुआ है उसको हम बोलेंगे सिस्टर्न। क्या बोलेंगे? सिस्टर्न। और यहाँ पे फिर धीरे धीरे यहाँ पे अटैच होते छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, वो धीरे धीरे उससे सेपरेट हो जाते हैं, और ऐसे देखो ये राउंड दिखते हैं, दैट इज द ट्यूब्यूल्स। पहले वो अटैच होते हैं और धीरे धीरे वो वेसिकल से सेपरेट भी हो जाते हैं। तो ये वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स दोनों मिला के क्या करते हैं, क्या बनाते हैं? गोल्गी apparatus। नाउ हम देखेंगे, नाउ वी सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus। Now, functions of the Golgi apparatus are lipids and protein synthesis in endoplasmic reticulum are packed at Golgi apparatus। जो भी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा कि वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है और लिपिड भी सिंथेसिस होता है। जब प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस हो जाता है तब वो क्या करता है? तब वो वहां कहाँ जाता है? कहाँ ट्रांसफर होता है? गोल्गी apparatus में। और गोल्गी apparatus में जाके वो पैक होता है। जैसे कि हम कोई चीज कहाँ भेजते और वो गिफ्ट पैक की तरह गिफ्ट पैक करके फिर हम किसी को देते, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? लिपिड एंड प्रोटीन जो सिंथेसिस होगा उसको ट्रांसफर कहाँ करेगा? गोल्गी apparatus में। और गोल्गी apparatus में वो प्रोटीन का पैक होगा, वो पैक होगा, और फिर वो जहां प्रोटीन चाहिए वहां गोल्गी apparatus उसको भेज देगा। नाउ सेकंड, ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। जो भी मटेरियल पैक होके वहां पे जाता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल लिपिड सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, वो वहां जाएगा, पैक होगा, और फिर सेल के बाहर भेजना उसको, और किसी और ऑर्गेनेल्स की तरफ भेजना का काम किसका है? गोल्गी apparatus का। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेले। मिडल लैमेले मैंने आप लोगों को समझाया था, कोई भी सेल है उसके एक सेल वॉल और दूसरे सेल वॉल के बीच में एक मटेरियल होता है जिसको मैंने बोला था लैमेले। मैंने एक सेल वॉल का जो टॉपिक मैंने समझाया था उसमें मैंने आप लोगों को फॉर एग्जांपल ये दो सेल से, सेल वॉल ज्यादातर किसमें होता है? प्लांट सेल में। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल ये दो प्लांट सेल है, तो दो प्लांट सेल वॉल के बीच में यहाँ पे एक मटेरियल होता है, जिस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? लैमेले। यही लैमेले कौन बनाता है? गोल्गी apparatus। ओके, आई होप आप लोगों को गोल्गी apparatus समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल पढ़ते हैं। हम थर्ड ऑर्गेनेल पढ़ रहे हैं, दैट इज द लाइसोसोम। नाउ व्हाट इज द लाइसोसोम? दीज आर द टाइनी लाइक ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जैसे होते हैं,
सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की तरह होते हैं, ऐसे होते हैं। ओके, दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर नहीं होता। ओके, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने का काम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ग्रेन्यूल्स टाइप होते हैं और सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ इसका फंक्शन क्या है? लाइसोसोम्स क्या काम करता है? द मेन फंक्शन इज डाइजेशन। ज्यादातर वो क्या करते हैं? कोई भी चीज होती है उसको डाइजेस्ट करने में, कोई भी चीज जैसे कि फूड मटेरियल आता है, कोई भी मटेरियल आता है, अगर उसको डाइजेस्ट करना है तो उसको सिंपलर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? लाइसोसोम्स। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है या तो कोई वेस्ट हमारे सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो कहाँ जाता है? जैसे कि हम कोई भी एक डस्टबिन में सारा वेस्ट डालते हैं, वैसे ही सारा सेल का वेस्ट डिस्पोज कहाँ होता है? लाइसोसोम्स के अंदर। ओके, तो फॉरेन मटेरियल हो, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो या तो कोई भी सब्सटेंस हो, वो कहाँ जाएगा? लाइसोसोम के अंदर। It is also help in digestion of foreign and cell material. कोई भी डाइजेशन करना हो, कोई फॉरेन मटेरियल हमारे सेल के लिए हार्मफुल है तो उसको ये क्या करेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। ओके, कोई सेल मटेरियल है जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे सेल के लिए यूजफुल नहीं है, तो वैसे मटेरियल को भी ये डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू इसको डाइजेस्ट कर लेगा। ओके, नाउ इसका और एक नाम है सुसाइडल बेड। इसको सुसाइडल बेड क्यों बोलते हैं? जब हमारा सेल होता है वो डैमेज हो जाता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, जब वो ऑलमोस्ट डेड हो जाता है हमारा सेल, तब ये सुसाइड लाइसोसोम क्या काम करता है? वो खुद बर्स्ट हो जाता है, रप्चर हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू वो खुद बर्स्ट हो जाता है। जब वो जैसे फट जाता है तब वहां से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होता है, वो ये पूरे सेल को डेड कर देता है, बॉडी से रिमूव कर देता है। इसीलिए ये लाइसोसोम का दूसरा नाम है सुसाइडल बेड, मतलब वो डेड सेल्स को रिमूव करने में भी काम आता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द रोड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म. It is only present in eukaryotic cell. It is also known as powerhouse of the cell. Okay? मतलब क्या होता है कि ये एक रोड जैसा है, रोड जैसे कि ये किसी कोई स्टिक होती है वैसा इसका शेप होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एंड कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते, ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर where outer membrane is specific protein and inner membrane is folded to form chamber called Christie. देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मतलब उसके दो मेम्ब्रेन है। ये देखो ये जो देख रहे हो आप लोग, ये राउंड जैसा स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, वो उसका आउटर मेम्ब्रेन हुआ, वो कैसा है? इट इज द आउटर मेम्ब्रेन हैज अ स्पेसिफिक प्रोटीन एंड इनर मेम्ब्रेन कैसा होगा? इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। देखो ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज द इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग है, और वो फोल्डिंग है, और वो जब फोल्ड होते हैं, जब अंदर वो जब फोल्ड होता है, देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ऐसे जैसे वो फोल्ड होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ओके, इसलिए इसको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि उसका आउटर मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रेट है एंड अंदर का मेम्ब्रेन फोल्ड है। ओके, और उसके अंदर अब हम उसके फंक्शंस देखते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका मेन फंक्शन क्या है? वो अंदर एनर्जी जो भी बनती है, जो प्रोड्यूस होती है, उसको स्टोर करके रखता है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी हमको एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। हमारे हर सेल को हर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसका नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एनर्जी जनरेट करता है और एनर्जी को स्टोर करके भी रखता है। कौन से फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर करके रखता है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लर्न करना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और अलग अलग
एक्टिविटीज में जो हमको सेल्युलर एक्टिविटीज में हमको जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में से। दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ नेक्स्ट फंक्शन, इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। Mitochondria consists of its own DNA and also ribosomes. Now, what is the function of ribosomes? Ribosomes is used for the protein synthesis. So, you can again see the structure. These are the structure of DNA, and there is small dot-like structure. It is called the ribosomes. Okay. तो यहाँ पे डीएनए भी प्रेजेंट होता है, अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। एज यू ऑल नो दैट राइबोसोम्स प्रेजेंट यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये क्या काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। आई होप आप लोगों को ये माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर बुक में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप लोग ये पॉइंट वाइज यहाँ से देख के भी लिख सकते हो। अब हम आगे नेक्स्ट ऑर्गेनेल पढ़ते हैं। Organelle, that is the fifth organelle. It is called the plastids. Now, what is the plastid? Let's understand it. Plastids are present in only in plant cell. Plastid कहाँ present होता है? सिर्फ और सिर्फ plant cell में। ये animal cells में present नहीं होता। There are two main kinds of plastid. Plastid का main दो types है। First is leucoplast. Leucoplast कैसा होता है? White and colorless plastid. कैसा होगा leucoplast? व्हाइट या तो फिर कलरलेस होगा। इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। जो भी ल्यूकोप्लास्ट होगा, मतलब जो कलरलेस प्लास्टिड होगा, उसमें ज्यादातर कौन सी चीजें स्टोर होगी, मतलब वहां पे प्रेजेंट होगी, स्टार्च स्टोर होगा, ऑयल स्टोर होगा एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स वहां पे स्टोर होगा। नाउ हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, दैट इज द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जनरली कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जिसमें कलर होते हैं, वैसे प्लास्टिड को हम बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब प्लांट्स को देखते हो तो कोई कोई ग्रीन कलर के होते हैं, कोई कोई येलो कलर, कोई लीफ येलो कलर के दिखते हैं, कोई ऑरेंज कलर के लीव्स दिखते हैं। तो वैसे उसमें क्यों ऐसे कलर के दिखते हैं, क्योंकि वहां पे क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट मतलब वहां पे अलग अलग कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसको हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये रेड कलर है, या तो फिर ऑरेंज कलर है, या तो फिर येलो कलर है, या तो फिर ग्रीन कलर है, तो ऐसे प्लास्टिड को हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीफ है, तो लीफ में क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। ओके, ऐसे बंडल जैसे, और ये इसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, और अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और इसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट किसमें काम आता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी काम आता है। ओके, ल्यूकोप्लास्ट किसमें काम आएगा, जैसे कि स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल को स्टोर करने में काम आएगा। वैसे जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड पिगमेंट है, इसलिए वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। ओके, like mitochondria, plastid also have their own DNA and ribosomes। जिसे मैंने इसके पहले माइटोकॉन्ड्रिया समझाया, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे डीएनए भी प्रेजेंट था और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट था। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी अपना खुद का डीएनए भी है और उसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों की टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसे टू ऑर्गेनेल्स के नाम दो जिसके अपने खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स है। तो वहां पे आप लोगों को क्या आंसर देना है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ओके, आई होप आप लोगों को ये प्लास्टिड समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट ऑर्गेनेल है, दैट इज द वैक्यूल। ओके, वैक्यूल क्या होता है, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म containing water, amino acids, sugar, various organic acid and some protein। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेल है, तो सेल के बीच में कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल ये एनिमल सेल, तो कहीं भी खाली जगह जैसा दिखने को मिलेगा, पूरा वैक्यूम जैसा, उसको नाम दे दिया है वैक्यूल्स। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर वाटर, एमिनो एसिड मतलब क्या होता है, जो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आता है, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, उसको हम बोलेंगे एमिनो एसिड। सुगर, यहाँ पे सुगर प्रेजेंट होता है, वेरियस अदर ऑर्गेनिक
एनिमल सेल एंड लार्ज इन प्लांट सेल। फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल है तो ये वैक्यूल की साइज बहुत छोटी होगी, बट अगर आप लोग प्लांट सेल में देखोगे तो ऑलमोस्ट 3/4 पोर्शन जितना वैक्यूल्स देखने को मिलेगा आप लोगों को, इतना बड़ा वैक्यूल्स देखने को मिलेगा प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में वैक्यूल की साइज बड़ी होगी, एनिमल सेल में वैक्यूल की साइज छोटी होगी। इन सिंगल सेल लाइक अमीबा, कोई ऑर्गेनिजम्स जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम्स। वैसे उनके जो सेल में वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होता है वहां पे क्या होगा, फूड आइटम्स जो वो लोग कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं, वो वहां पे प्रेजेंट होगा। नाउ आई होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट इसका फंक्शंस देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है वैक्यूल का? स्टोरेज ऑफ मटेरियल। ये तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में ही समझा दिया कि वो बहुत सारे सब्सटेंस को, बहुत सारे मटेरियल को स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल वाटर, शुगर, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन एक्सेट्रा। ओके, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वैक्यूल का। अगर सेल में बहुत ज्यादा पानी भर गया होता है, अगर सेल स्वेलिंग कंडीशन में, तो वो वाटर को एक्सपेल करने में, मतलब बाहर निकालने में किसका काम होता है? वो कौन करता है? वो काम वैक्यूल करता है। मतलब एक्सेस वाटर को बाहर निकालने का काम करेगा वैक्यूल्स। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वैक्यूल्स के। आई होप आप लोगों को वैक्यूल समझ में आ गया होगा। अब हमारा ऑलमोस्ट सारे 6 ऑर्गेनल्स जो हमारी बुक में प्रेजेंट है वो सारे मैंने डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, जो हमारी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द सेल डिवीजन। वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़। नाउ स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द सेल डिवीजन। नाउ व्हाट इज सेल डिवीजन, वो हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। डिवीजन मतलब अलग हो, मतलब भाग होना, एक में से दो भाग होना, उसको हम बोलेंगे डिवाइड, मतलब डिवाइड होना। ओके, तो जिसमें से एक सेल में से दूसरे 2 सेल बनते हैं, वैसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। ओके, नाउ सेल डिवीजन कभी भी सेल डिवाइड होगा तो ये हमेशा याद रखना। फॉर एग्जांपल एक सेल है तो वो डिवाइड होगा तो पहले क्या डिवाइड होगा? उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो फॉर एग्जांपल ये सेल डिवाइड हो रहा है तो पहले उसका न्यूक्लियस अंदर डिवाइड होगा, फिर धीरे धीरे आप लोग देखोगे तो ये न्यूक्लियस अलग होगा और फिर लास्ट में उसमें से 2 नए सेल्स बनने मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। ओके, ये प्रोसेस आप लोग याद रखना। पहले क्या डिवाइड होगा? उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर धीरे धीरे पूरे एक सेल में से 2 सेल अलग हो जाएंगे। नाउ सेल डिवीजन आर मेनली 2 टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आप लोगों को काम आएगा। व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस? माइटोसिस में आप देखोगे ये सेल जब डिवाइड होता है, व्हेन मदर सेल्स इज डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, जो मेन पेरेंट सेल होता है जिसको हम मदर सेल बोलते हैं, वो डिवाइड होगा, उसमें से 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं। देखो 1 and 2। तो आप लोग देखोगे तो क्रोमोसोम्स नंबर दैट आर प्रेजेंट इन मदर सेल आर सेम एज दैट आर प्रेजेंट इन डॉटर सेल। मतलब देयर आर 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन मदर सेल, so there are also the 4 chromosomes present in the daughter cell। ये टाइप का सेल डिवीजन जनरली कहाँ देखने को मिलेगा? हमारी पूरी बॉडी में। हमारी पूरी बॉडी में कहाँ? फॉर एग्जांपल कहीं भी वुंड आप लोगों को लग गया या तो कोई टिश्यू रिपेयर हो रहा है तो वहां पे माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। मतलब जो सेल है वो डिवाइड हो के सेम सेल बनाते जाएंगे, अलग सेल नहीं बनाएंगे। मतलब ये जो सेल होगा उसमें से जो 2 डॉटर सेल होंगे, ये एक डॉटर सेल को भी हम मदर सेल बोल सकते हैं क्योंकि उसमें से और 2 नए सेल बनेंगे। ओके, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा मदर होगा वैसे डॉटर होगा। वो डॉटर में से अगर और 2 बनेंगे तो वो भी सेम टू सेम होंगे। ओके, तो ऐसी प्रोसेस को हम माइटोसिस सेल डिवीजन बोलेंगे। ये ज्यादातर कब होता है? जब हमको कहीं कुछ लग जाता है, इंजरी हो जाती है, हमारा टिश्यू डैमेज हो जाता है, जब हमारा टिश्यू रिपेयर हो रहा होता है, कोई बोन रिपेयर हो रहा होता है, तब माइटोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलता है ना। क्योंकि अगर आप लोगों को जनरली पता है ह्यूमन बीइंग में, हमारे ह्यूमन बीइंग में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, तो जब यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो आप डॉटर सेल में भी देखोगे तो वहां पे भी आप लोगों को 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, सेम क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। अब मायोसिस में क्या होगा? मियोसिस में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, बट आप लोगों ने देखा वो एक पेरेंट सेल में से 2 सेल बने। मतलब ये जो क्रोमोसोम्स थे वो ऑलमोस्ट हाफ हो गए, डिवाइड हो गए 2-2 करके। ओके, फिर उसमें से जो 4 सेल्स बने, मतलब एक पेरेंट सेल में से जो 4 सेल्स
उसके जो क्रोमोसोम्स आप देखोगे, इट इज द हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम देन दैट ऑफ द पेरेंट्स क्रोमोसोम। ओके, तो ये क्यों हुआ, ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, रिप्रोडक्शन में, जहाँ हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां पे आप लोग देखोगे, आप लोगों ने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में देख लिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवम, दैट इज द फीमेल गैमेट्स, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्म, दैट इज द मेल गैमेट्स। तो जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है, उसका जब सेल डिवीजन होता है, तब वहां पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, सेम नहीं रहते। क्यों हाफ हो जाते हैं, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पे 46 होते हैं, तो जो स्पर्म एंड ओवम होते हैं उसकी जो क्रोमोसोम्स नंबर वो कितने मिलेंगे आप लोगों को, ओनली 23। वाई 23, ये 23 क्यों होंगे, क्योंकि ये 23 अगर स्पर्म में प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम्स, 23 अगर स्पर्म में प्रेजेंट होंगे और 23 ओवम में प्रेजेंट होंगे, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, और जब दोनों के बीच में जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तब ऑलमोस्ट वहां पे कितने टोटल हो जाएंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसलिए सारी बॉडी के अलावा ओनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मायोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां उनके सेल्स में ऑलमोस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते। कितने होंगे, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, वहां पे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पर्म में होंगे और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओवम में होंगे, बट दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा और जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तब वहां पे हो जाएगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से सेल डिवीजन समझ में आ गया होगा। नाउ हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। और हाँ, इस पूरे चैप्टर के तीनों वीडियो के पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे और मिले ही होंगे आगे भी, तो वो आप लोगों को सोल्व करना है अच्छे से, और पीडीएफ के रिलेटेड भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।